हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम के पैटर्न पर और उसमें आने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि सर अब तो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया और अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सर हमारा क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने डर में इधर उधर की बहुत सारी किताबें खरीद ली हैं और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया और सीबीएसई हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करती जा रही है। ऐसा सीबीएसई को नहीं करना चाहिए। इसमें अहम रोल हमारे जैसे उन यूट्यूबर्स का है जो आपको सूचनाएं देते हैं और लगातार इन लोगों ने आपको डराया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, सीबीएसई के टर्म 2 का पैटर्न क्या है और क्या वास्तव में आपको इससे डरने की ज़रूरत है या ये डर बेवजह है। सबसे पहले बच्चों, हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको जो हमारे द्वारा आसान शब्दों में समझाई गई बातें हैं समझ में आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बात करते हैं इस शब्द की कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। इस शब्द को समझेंगे, उसके बाद हम सीबीएसई के टर्म 2 एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। बच्चों, जो कॉम्पिटेंसी शब्द है इसका मतलब है सक्षमता या सामर्थ्य। आपने कोई कॉन्सेप्ट एक जगह सीखा, उस कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यही आपकी जो सामर्थ्य है इसी को कॉम्पिटेंसी कहते हैं। बच्चों, सीबीएसई का जो टर्म 2 है कहा जा रहा है कि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब मान लेते हैं आपने हाइट और डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में। अब अगर आपके रियल लाइफ में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहां पर एंगल पता चल गया, उसका बेस पता चल गया, बेस की डिस्टेंस पता चल गई या हाइट पता चल गया, तो इन तीनों में से कोई एक निकालने को, या हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए कि आपके मन में समझ में आया कि एक पेड़ है टूट करके गिर गया और हम इसकी हाइट कैसे पता करेंगे। या हो सकता है आपने मेंडेलियन लॉस पढ़े हों कि हाइब्रिड कैसे बनता है और किसी ने आपके घर में ये पूछ लिया कि भैया हमें लोग कह रहे हैं कि पिछले साल आपने हाइब्रिड बोया था, हाइब्रिड की सीड इस साल वही सीड मत बो। तो आप उनको समझा सको कि ताऊ, भैया, काका, दादा वो सही कह रहे हैं, अगर आप इस साल बोएंगे तो इसका जो रेशियो है फिनोटिपिक, उसमें कुछ पौधे तो अच्छे होंगे लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जो दूसरे नेचर के होंगे जो आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। तो जो कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कहीं, वो रियल लाइफ में या किसी बदली हुई परिस्थिति में दिए गए शर्तों में आप उसे फिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसी को कॉम्पिटेंसी कहते हैं। अब बच्चों, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए होंगे, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड रहे हों, आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, उसमें बहुत सारी कहानियां बता दी गई और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपने कहानी तो नहीं पढ़ी थी अपने साइंस में, अपने मैथ्स में कहानी तो नहीं पढ़ी थी, पैराग्राफ तो नहीं पढ़ा था, यहाँ पैराग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए तो आपने मैथ्स के या साइंस के उस कॉन्सेप्ट को पैराग्राफ में अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। यही आपकी सामर्थ्य है और आप ऐसा करते आए हो। अब मैं तुमको एक बुक दिखाने जा रहा हूं। यह बुक किसी प्रमोशन के लिए नहीं है, आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए है। देखो, ये बुक आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ये आप देख लो, इसका नाम देख लो, लखमीर सिंह और मंजीत कौर। ये बुक आपने पढ़ी होगी और हर एक बुक के इसके लास्ट में जब भी चैप्टर्स आते हैं तो यहाँ पर आप देख लो कौन से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आते हैं HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ये भी आपने सॉल्व किए होंगे, चाहे फिजिक्स रही हो, केमिस्ट्री रही हो या फिर बायोलॉजी रही हो, आपने सॉल्व किए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सर लोगों ने सॉल्व कराए होंगे, उसे स्किल बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रैक्टिस कराई गई होगी, आपको विभिन्न परिस्थितियों को दे करके पूछा गया होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको किया है। टर्म 1 में ही देख लो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, सेक्शन C में अक्सर पूछे गए थे और आप लोगों ने उसको सॉल्व किया है। मतलब एक कॉन्सेप्ट को आपने कहीं पढ़ा और उसे कहीं और अप्लाई कर दिया। ये सीबीएसई इसलिए पूछती है, हमेशा हर एग्जाम में ये इसलिए पूछती है कि वो देखे कि क्या आपने जो पढ़ा है वो रट्टा मार करके पढ़ा है या वो चीज़ आपके मन में गहराई तक समा गई है, उस नॉलेज को आप अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि अच्छी जो शिक्षा व्यवस्था होती है या जो अच्छी शिक्षा होती है उसका मूलभूत गुण ये है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको इस योग्य बनाए कि जब भी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके दैनिक जीवन में कभी भी आए
तो उसका समाधान आप कर लें, और शिक्षा का उद्देश्य भी यही है बच्चों। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे गए हैं। आप अनसॉल्व उठा करके देख लो, हर बार केस स्टडी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया पैटर्न है। और जहां तक रही बात सीबीएसई के सेकेंड टर्म पैटर्न की, तो बच्चों अभी जल्दी ही सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर्स की, सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, आपको पता ही होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में सिटी कोऑर्डिनेटर एक होता है, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, और सीबीएसई की रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि एग्जाम्स कैसे करवाए जाएं। चूंकि मैं अपने विद्यालय में एग्जामिनेशन का भी वर्क देखता हूं और सीबीएसई की एग्जाम बायलॉज को अच्छी तरीके से हमने समझ रखा है, और मुझे जो लगता है कि अच्छी खासी समझ है। और जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है सीबीएसई से, तो डायरेक्ट हमें 2-3 दिन 4 दिन पहले पता चलता है, जो चीजें आपको 4 दिन बाद पता चलती हैं। सुनो, अभी सीबीएसई के द्वारा एक मीटिंग की गई है, जिसमें ये राय मांगी गई कि एग्जाम जो होना है टर्म 2 का, वो कैसे करवाया जाए। वो ऑब्जेक्टिव करवाया जाए या डिस्क्रिप्टिव करवाया जाए। क्योंकि जो नोटिस आई थी, उस नोटिस में लिखा था कि टर्म 2 के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, कोई भी होगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा, हाफ सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, ये तो कंफर्म था। बस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मामला फंसा था, तो उसी पर एक मीटिंग थी और ये डिसाइड हुआ, सबकी राय ले ली गई। कभी भी ऐसी मीटिंग होती है तो राय सबसे मांग ली जाती है, निर्णय क्या होगा ये बाद में बताया जाता है। तो बच्चों ये कहा गया है कि 10 जनवरी तक हम बताएंगे कि आपके जो पेपर्स होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो निश्चित रूप से 10 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और निश्चित रूप से आप इस बात में सक्षम होंगे कि आपको पता चल जाए। तब तक हड़बड़ी में कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो बुक है, जो चीजें हैं, वो सब कुछ आप पढ़िए। और एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ोगे तो उसी में सब कुछ छुपा हुआ है बच्चों। एक बात मैं और कर दूं, कुछ लोग अभी आपको लगातार डराएंगे, स्कूल वाले नहीं, यूट्यूब वाले, कुछ यूट्यूब वाले आपको डराएंगे कि एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के पास में रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम करवाए। पिछली बार जब मुकदमा दायर हुआ, सीबीएसई ने तब भी कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े स्केल पर हम ऑनलाइन एग्जाम करवा सकें, और कहीं भी पॉसिबल नहीं है, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो। तो बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। या तो एग्जाम ऑफलाइन होगा और या तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसीलिए सीबीएसई ने 2 टर्म की परीक्षाएं करवाई कि अगर टर्म 2 में किसी भी परिस्थिति के हिसाब से या कोरोना के हिसाब से अगर परीक्षा नहीं हो पाती है, तो टर्म 1 के मार्क्स के आधार पे आपकी मार्किंग करके आपका रिजल्ट बना दिया जाए। क्योंकि पिछली बार से हो रहा था कि एग्जाम्स हो ही नहीं पा रहे थे और बच्चों को वैसे नंबर दे करके पास करना पड़ा था। तो बच्चों आई थिंक कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहे हों या कोई भी रहे हों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहे होंगे और आपने उनको सॉल्व किए होंगे। और सॉल्व किए हैं तो कमेंट करके हमको बताइएगा, और बताइएगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या वास्तव में डरने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये तो हमेशा से आसान रहा है। क्योंकि जब कोई आपको पैराग्राफ दे देता है, कोई शर्त बता दी जाती है, कोई कुछ बता दी जाती है, तो वहीं पर हिंट भी छुपा हुआ होता है। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी याद आ रहा होगा तो उन हिंट्स को देख करके आंसर याद आ जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अगर आपने ठीक से थ्योरी पढ़ी हुई है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए, ये ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। तो आपको डरना नहीं है, ढंग से तैयारी करनी है, और एक काम और करना है कि आपको लगातार तैयारी करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस को बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, आप अच्छे मार्क्स जरूर लेकर के आएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आने वाले 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।